अयाना, मैं जानता हूँ सरदार ने तुम्हें हमारे साथ जाते हुए देख लिया तो वो तुम्हें रोक लेगा, जाने नहीं देगा। लेकिन हम तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, इसलिए तुम्हें पेशकश की है कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन हमें तुम्हें छुपा कर लेकर जाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? टिमोथी नाम का वो गोरा इसे पेशकश कर रहा था और अयाना इसकी आंखों में झांक कर इसकी नीयत को जानने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे और मैं वहाँ क्या करूँगी? इसने पूछा। न्यूयॉर्क का नाम सुना है कभी? हम वहीं रहते हैं, तुम्हें भी वहाँ लेकर जाएंगे। वहाँ करने के लिए बहुत से काम होते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे तुम भी कर लेना। मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन जिस्म फरोशी कभी नहीं करूँगा। क्या ये मुमकिन है? श्योर, क्यों नहीं। ये काम वो औरतें करती हैं जो खुद अपनी मर्जी से करना चाहें। जो ना करना चाहें इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इस मामले में वहाँ कानून बहुत सख्त हैं। टिम ने सर हिलाते इसे तसल्ली दी। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर उन्होंने अपनी 4 व्हीलर ड्राइव गाड़ी में अयाना का सामान लादना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अयाना को सीट के नीचे मुमकिन हद तक छुप जाने को कहा और इसके ऊपर सामान को इस तरह सेट कर दिया कि वो नज़र ना आए और इस पर किसी की नज़र भी ना पड़ सके, वरना सरदार के आदमी इसे कभी भी जाने नहीं देंगे। और इस तरह अयाना का वो तवील सफ़र शुरू हुआ, जिसका अख्ताम न्यूयॉर्क के इलाके जैक्सन हाइट के एक अपार्टमेंट में हुआ। टिम और उसका फोटोग्राफर दोस्त दोनों इस अपार्टमेंट को शेयर करते थे और वो मिलकर जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे और एक मकामी चैनल से वाबस्ता थे। अयाना ने जाते ही घर की तमाम जिम्मेदारी संभाल ली, सफाई सुथराई, खाना बनाना, कपड़े धोना और दूसरे काम। वो किसी हद तक सुकून में आ गई, लेकिन कोजू की यादें इसके जहन में हर वक्त फिल्म की तरह चलती रहती। वो दोनों अपनी बनाई हुई फिल्मों की एडिटिंग में लगे रहते और वो इन्हें खाना और काफ़ी बना के देती रहती। शराब का इंतजाम उन्होंने कमरे में ही रखा था। सारे दिन की थकन के बाद वो एक स्टोर नुमा कमरे में सो जाते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक एक रात सब बिगड़ गया। टिम का फोटोग्राफर दोस्त, जिसे वो डैनी कहता था, इस रात शराब के नशे में अयाना के पास पहुंच गया। इसकी दस्तराजी से अयाना की आंख खुली तो उसने जोर से चीख मारी और घबरा कर उठ बैठी। इसने फिर इसको पकड़ लिया। वो टिम को भी आवाज़ें दे रही थी, लेकिन डैनी ने शायद इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि बंद दरवाजे के पीछे उसकी आवाज़ और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो डैनी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पर शैतान पूरी तरह हावी हो चुका था। अयाना ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी जद्दोजहद में स्टोर पर पड़े काठ अखबार में से इसके हाथ एक भारी मेटल का शो पीस आया, जो इसने घुमाकर इसके सर पर दे मारा। इसके मुंह से हल्की सी हाय निकली और इसकी गिरफ्त कमजोर हुई तो अयाना अपने आप को इससे छुड़ाकर बाहर की तरफ भागी। दरवाजे की तरफ जाते इसने एक बार पलटकर पीछे देखा तो डैनी जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा दिखाई दिया। वो डर गई, इसने इसे मार डाला है। वो टिम और इसके बजाते हुए दरवाजे को भूलकर अपनी जान बचाने के लिए बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और भागती चली गई। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, बस वो अंधाधुंध दौड़ती चली गई। वहाँ से दूर न जाने कहाँ पहुंचकर वो थक कर अपनी फूली हुई सांसों को काबू करने की कोशिश में नाकाम होकर किसी के घर के दरवाजे पर गिर पड़ी। निडाल होकर वो कुछ लम्हों के लिए बेसुध सी हो गई। दूर खिड़की में खड़ी रबिया की नज़र इस औरत पर पड़ी। वो कहीं से बदहवासी के आलम में भागती हुई आ रही थी और अब नैन्सी के घर के दरवाजे पर निढाल होकर गिर गई थी। इनकी हमदर्द फितरत ने इन्हें मजबूर किया कि वो जाकर इस औरत का हाल हवाल मालूम करे। वो घर से निकली तो पानी की एक बोतल भी हाथ में उठा ली। फिर बड़ी देर तक इसकी आप बीती सुनती रही और अफसोस करती रही। इसे तसल्ली दी, पानी पिलाया, लेकिन इसके आंसू रुक नहीं रहे। मैं अब कहाँ जाऊँ? इस शहर में किसी को जानती नहीं हूँ। राउंडा यहाँ से बहुत दूर है, मैं क्या करूँ? वसीयत का रो पड़ी। देखो, ये घर तुम जिसकी सीढ़ियों पर बैठी हुई हो, ये नैन्सी का घर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका छोटा सा बेटा है और इसके घर की चाबी मेरे पास है। अगर तुम चाहो तो मैं चाबी लाकर इसका दरवाज़ा खोल देती हूँ। तुम फिलहाल यहाँ वक्त गुजारो, कल देखते हैं तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तुम तैयार हो? रबिया ने इससे पूछा तो इसने इस बात में सर हिलाकर मंजूरी दे दी। ठीक है, मैं चाबी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए खाने को भी कुछ ले आऊँ? रबिया ने पूछा तो इसने इनकार कर दिया। नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ एक पनाहगाह चाहिए जहाँ मुझे कोई देख ना सके। रबिया ने भरपूर नज़र डालकर इस गहरी सांवली सी लड़की की तरफ देखा जिसके नकोश में बड़ी कशिश थी। उन्होंने चाबी लाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर जाकर कमरा दिखा दिया। इसने चारों तरफ एक नज़र डाली और आंखें बंद करके सुकून का एक सांस लिया। यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम आराम से सो जाओ। मैं वो सामने वाले घर में रहती हूँ, सुबह आऊँगी। अब आकर दरवाज़ा बंद कर लो। रबिया मुतमिन होकर इसे वहाँ छोड़कर घर आई तो भाई सामने ही खड़ा था। बाजी, पता नहीं वो कौन औरत है, आपने इसे जाने बगैर ही घर में रहने की इजाज़त दे दी। कहीं ऐसा ना हो बाद में कोई मसला हो जाए। यहाँ एक से बढ़कर एक क्रिमिनल मौजूद है, कहीं किसी परेशानी में ना फंस जाइएगा। इसने फ़िक्रमंदी से कहा। अरे कोई बात नहीं, वो परेशान हाल औरत है, इस वक्त इसे पनाहगाह की सख्त ज़रूरत है। मैंने इसीलिए इसे वहाँ ठहरा दिया है। घर लेकर आती तो पता नहीं कैसी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बुरी औरत नहीं है।
صرف پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان۔ پھر رات تک کی تو بات ہے، کل دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، آرام سے سو جاؤ، میں صبح جا کر اسے دیکھ لوں گی اور بات بھی کر لوں گی کہ اب وہ کہاں جانا چاہے گی، اوکے؟ انہوں نے ہولے سے لہجے میں بات ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اگلے دن انہوں نے ایانا سے بات کی کہ اب وہ کہاں جانا چاہے گی، تو اس نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں۔ کیا مجھے اسی گھر میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں مل سکتا؟ اس نے ربیہ سے سوال کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دراصل اس گھر میں 2 لوگوں کے قتل اور ایک خودکشی کی وجہ سے پولیس اکثر یہاں آتی رہتی ہے۔ اگر وہ یہاں آئی اور تمہیں دیکھا تو بہت زیادہ سوال بھی کرے گی، ہو سکتا ہے وہ تمہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی نہ دے۔ پھر میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، اس نے برائے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو ربیہ کو سوچنا پڑ گیا۔ دیکھو ایسا کرو، تم یہاں آرام سے رہو، اگر کسی وقت پولیس آئے اور تم سے کچھ پوچھے تو تم میرا نام لے کر کہہ دینا کہ میں نے تمہیں صفائی کے لیے وہاں بلایا ہے اور اپنا کام ختم کر کے تم چلی جاؤ گی۔ اگر وہ چیک کرے تو بے شک تم میرا بتا دینا، میں بھی ان سے یہی بات کہوں گی۔ روزانہ تھوڑی دیر آتے ہیں وہ، بس رات میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اندر سے کوئی روشنی باہر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ربیہ نے کہا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور وہ ایک لمبی سانس لے کر پرسکون ہو گئی۔ وہ بڑی دیر سے مڑ مڑ کر اس خالی بینچ کو دیکھ رہی تھی جس پر آج وہ عورت اور اس کا بچہ موجود نہیں تھے۔ آج شاید انہیں آنا ہی نہیں ہوگا، ورنہ اتنی دیر تھوڑی کرتے ہیں وہ۔ شام گہری ہو گئی لیکن وہ دونوں نہیں ہیں، جانے کیوں؟ ان کی بہت کمی محسوس ہوئی، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں ہے۔ کہیں ان دونوں میں سے کسی کی طبیعت خراب نہیں ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچہ ہی بیمار ہو گیا ہوگا، موسم بھی بدل رہا ہے اور بچے تو ہوتے ہی نازک ہیں، مجھے اس کا پتہ کرنے جانا چاہیے۔ وہ اپنے دل کے کہنے پر پارک کی دوسری جانب اس طرف چل پڑی جہاں ایک دن ربیہ نے اسے اپنا گھر بتایا تھا۔ اس طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ جوائے 7-11 اسٹور کے آگے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی تو قریب ہی ایک گھر کی سیڑھیوں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی نیگرو عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ باتیں کر رہی تھی اور بچہ اس عورت کے گھٹنے پر سر رکھے نیم دراز تھا۔ اسے زیادہ دیکھ کر ربیہ نے ہاتھ ہلایا تو وہ مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری، میں اس طرح تمہاری تلاش میں آ گئی، دراصل تم وہاں پارک میں نظر نہیں آئی تو میں سمجھی کہ بینی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے میں اسے دیکھنے کے لیے چلی گئی، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو ربیہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بینی کو ہائی کہتی ہوئی اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بینی کی ماں نے مرنے سے پہلے مجھے اس کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اس نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں بھی یہی لکھا ہے کہ بینی صرف اور صرف میرے ساتھ رہے گا۔ پولیس افسر نے مجھے اس پر بات کرنے کے لیے آج بلایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں قانون کی روح سے اس کی سرپرست نہیں ہو سکتی کیونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے اس امریکن بچے کو یا تو اس کا کوئی رشتہ دار اڈاپٹ کر لیتا ہے یا پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کا رشتہ دار تو کوئی ہے نہیں تو قانون کے مطابق اب اسٹیٹ یہ مقدمہ کورٹ میں لے کر جائے گی، جوری فیصلہ کرے گی کہ اس کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں بھیجا جائے یا میرے پاس رہ سکتا ہے۔ یہ چیز مجھے بھی بہت تکلیف دے رہی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ میرے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا، لیکن کیا کروں، فیصلہ تو کورٹ میں ہی ہوگا۔ ان کے لہجے میں بھی اداسی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں بس اپنے پھپھو کے پاس رہوں گا۔ اس کے لہجے میں بڑی بے چارگی تھی۔ ربیہ نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ وہ تینوں عورتیں اس معصوم بچے کا دکھ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھیں اور وہ خود بھی دکھی ہو رہی تھیں۔ شام اور اداس ہو گئی تو جائے ان سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر کبھی کم آ کر چھپ جاتا تو کبھی بینی سامنے آ جاتا۔ آج کورٹ میں بینی کی کسٹڈی کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ ربیہ کے ساتھ بھائی کے علاوہ جوائے اور ایانا بھی موجود تھی۔ اسٹیٹ کے وکیل اپنی تیاری کے ساتھ موجود تھا تو دوسری جانب ربیہ کو بھی ایک وکیل فراہم کیا گیا تھا۔ جج اور جوری اس کیس کو سننے کے لیے اپنی جگہ تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ پولیس کی بھی تفتیشی افسر سمیت پوری ٹیم موجود تھی۔ دونوں جانب کے وکلاء کے دلائل چلتے رہے۔ پولیس نے اپنی رپورٹ پیش کی اور دعویٰ کیا کہ یہ بچہ امریکن ہے، اس لیے اس کے کسی بھی رشتہ دار کی غیر موجودگی میں اسٹیٹ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے۔ بڑی دیر تک ان سب کی بحث چلتی رہی۔ جج اور جوری کے ارکان بھی اسی رائے کے پیچھے تھے، لیکن 2 مسئلے ایسے تھے جو اس معاملے کو الجھا رہے تھے۔ پہلا، نینسی کا سوسائڈ نوٹ، جس میں اس نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کچھ بھی ہو بینسن کی کسٹڈی ربیہ کو ہی ملنا چاہیے، اور دوسرا بینی کا ربیہ سے بے انتہا پیار، وہ اس سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کورٹ میں بحث کے مختلف مراحل میں وہ جو کچھ سن رہا تھا وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ بینچ پر ربیہ کو مضبوطی سے تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ کہیں اسے اس سے الگ نہ کر دیا جائے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں جج اور جیوری اس فیصلے پر پہنچ گئے کہ بینسن کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں چلا جائے گا، اسے کسی نہ کسی طرح چائلڈ پروٹیکشن فیسلٹی میں بھیج دیا جائے گا۔ جج کا یہ فیصلہ سن کر بینی نے ایک چیخ ماری، نو آئی ول نیور لیو پھپھو، نو نو آئی ول ناٹ گو اینی ویئر ادھر، نو نیور۔ اس نے دونوں بازو ربیہ کی گردن میں ڈالے اور رونے لگا۔ ربیہ کے ساتھ ساتھ جوائے اور ایانا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔
वो दोनों भी रोते हुए बीनी की पीठ होले होले थपक रही और उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। फैसले के मुताबिक अब इसे ले जाने के लिए पुलिस अफसर इसकी जानिब बढ़ा और हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचने की कोशिश की तो वो और जोर से चीखें मार मार कर रोने लगा और ज्यादा जोर से रबिया से चिमट गया। रबिया ने इसे समझाने और तसल्ली देने की कोशिश की, तब भी वो इन्हें छोड़ने को राजी नहीं था। अजब कश्मकश थी। ऑफिसर इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और वो रबिया से और बुरी तरह चिमट रहा था। वो रो भी रहा था। रबिया, अयाना और जॉय भी रो रही थी। जज और ज्यूरी ये सब देख रहे थे। अजीब जज्बाती सी फिजा हो गई थी और सब इससे मुतासिर हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कानून में जज्बात का कोई गुजर नहीं होता, इसलिए वहाँ फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना था। आखिरकार ऑफिसर किसी न किसी तरह बीनी का हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया। वो इसे लेकर बैरूनी दरवाजे की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन बीनी जिस्म जान की पूरी ताकत लगाकर इससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार इसने इंतहाई गुस्से और बेबसी में ऑफिसर की कलाई में अपनी दांत पूरी कुव्वत से गाड़ दी। वो चिल्ला पड़ा। इसकी गिरफ्त जैसे ही कमजोर पड़ी, वो हाथ छुड़ाकर वापस रबिया से आकर लिपट गया। रबिया ने गले से लगे हुए बीनी को तसल्ली दी और इसे बताया कि ये ऑनरेरी जज और जूरी का फैसला है। इनका ये फैसला हम सबको मानना ही पड़ेगा। इसकी बात सुनकर बीनी ने सर उठाकर जज और जूरी की तरफ देखा, आंसू पूछे और बड़े हौसले से जज से मुखातब हुआ। योर ऑनर, मैं अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औरत के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपने फूफो के साथ रहना चाहता हूँ और आप मुझे जेल में धकेलना चाहती हैं, जहाँ मैं किसी सूरत भी नहीं जाना चाहता। आपने अगर फैसला नहीं बदला तो मैं अभी अपनी माँ की तरह खुदकुशी कर लूँगा और मैं कसम खाकर कह रहा हूँ योर ऑनर, आई विल कमिट सुसाइड। ये कहकर वो खामोश हुआ। कोर्ट में एकदम खामोश हलचल मच गई। एक 7 साल बच्चे ने खुदकुशी की धमकी दे दी और वो भी कसम खाकर। कोर्ट को 15 मिनट के लिए बर्खास्त किया गया। वो सब उम्मीद की कैफियत में इंतजार कर रहे थे कि देखें अब जज और जूरी फैसले में कोई तब्दीली करते हैं या वही फैसला बरकरार रखते हैं। ये 15 मिनट इन सब के लिए बड़े हैजान अंगेज थे। आखिरकार 15 मिनट खत्म हुए। जज अपने चैम्बर से बाहर आया और जूरी ने भी अपनी अपनी सीटें संभाली। अब जज रबिया से मुखातब हुआ, ये बच्चा आपसे इतना मानूस कैसे हो गया है कि ये आपको किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है? आखिर क्या वजह है? योर ऑनर, इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है मोहब्बत। ये मेरे पड़ोस में रहता था। इसकी माँ एक मजलूम और सताई हुई औरत थी जो हालात की सख्ती बर्दाश्त न कर सकी। आखिरी दिनों में वो बहुत डिप्रेस रहने लगी थी और बच्चे पर तवज्जो देने के काबिल भी नहीं रही थी। तो इस बच्चे को मैंने तवज्जो देकर हालात बेहतर बनाने की कोशिश की। माँ को शायद लगा कि मैं बीनी को अच्छी तरह प्यार से रखती हूँ, तो इसने इसे मेरे ही हवाले कर रखा था। स्कूल से वापसी पर ये हमारे घर में मेरे साथ रहता था। शाम को इसकी माँ जॉब से वापस आकर इसे घर ले जाया करती थी। गोया तुम इसकी बेबी सिटिंग करती थी? जूरी की एक खातून ने सवाल किया। नहीं, बेबी सिटिंग पैसों के लिए की जाती है। मैंने कभी कोई मुआवजा नहीं लिया था, बस ये मेरे दिल के करीब था। इसकी बीमारी मेरे दिल को परेशान करती थी। इसकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। इसके मसले हल करने की कोशिश मैं ही करती थी। इसको कहानियाँ पढ़कर सुनाती, इसकी फरमाइश की हर चीज़ें बनाकर खिलाती, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता था कि इसकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की बहुत कमी थी और ये वो कमी थी जो कभी पूरी होने वाली नहीं थी। इसलिए मैंने इसे अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया और शायद इसने भी मुझे अपना समझ लिया। हम दोनों का अलग हो जाना जितना इसके लिए तकलीफ दे है, इतना ही मेरे लिए भी है, मगर हम दोनों क्या करें? अदालत के फैसले को तो मानना ही पड़ता है। जो भी हो, ये कहते कहते उनकी आवाज़ बर्रा गई और वो खामोश होकर बैठ गई। आप अमेरिकन सिटीज़न नहीं हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप वापस चली जाएंगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा? फिर ये किसके पास रहेगा? मैं सिटीज़न तो नहीं हूँ, लेकिन इमिग्रेंट ज़रूर हूँ। जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अभी फ़िलहाल तो नहीं जाऊँगी, लेकिन कभी अगर गई भी तो बहुत थोड़े वक्त के लिए जाऊँगी, फिर वापस आ जाऊँगी और इस अरसे में यहाँ इसकी मुनासिब देखभाल का इंतज़ाम करके जाऊँगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वादा करें कि आप कभी इसको अकेला नहीं छोड़कर जाएंगे, कम से कम इस वक्त तक, जब तक ये इतना बड़ा न हो जाए कि अपना ख्याल खुद रख सके। वो एक उम्रदार जूरी मेंबर था जो चश्मे की ओर से इसे बगौर देख रहा था। इसकी बात सुनकर रबिया एक लम्हे को खामोश हो गई। इनके जहन के पर्दे पर अपने खूबसूरत घर का अक्स लहराया, वो घर जहाँ कोई भी नहीं रहता था, ना सलमान, ना सारा की हंसी, उसकी शरारतें, लेकिन इनके जहन के पर्दे पर वो घर अब भी पुरानी सूरत में चलता फिरता और जिंदा नजर आता था, इस तरह जैसा पहले था। और इनका दिल चाहता कि एक बार फिर वो वहीं जाए और इसी पुरानी जिंदगी को फिर से जिए, इन यादों को दोहराएं जिन्हें वो पीछे छोड़कर आई हैं। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर सर उठाकर सबको एक नज़र देखा और मुखातिब हुई। योर ऑनर एंड ऑनरेबल जूरी, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगी, थोड़ी सी अपने बारे में बात करूंगी। पाकिस्तान में मेरा एक खूबसूरत घर है जो कुछ अर्सा पहले खुशियों से आबाद था, लेकिन वक्त की आंधी ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे शोहर और मेरी प्यारी बेटी दोनों नहीं रहे। मैं अकेली रह गई हूँ। दुखों गमों ने मुझे घेर लिया है। मेरा भाई मुझे यहाँ ले आई
ताकि मैं सुकून पा सकूं। बहुत सुकून मिला और फिर साथी तौर पर मुझे बीनी की मोहब्बत मिली तो मेरी ज़िंदगी में खुशी भी आ गई। लेकिन मेरा वो घर अब भी मेरी यादों से मुझे पुकारता है। इसके बड़े से लान में महकती हुई रात की रानी मोतिया और मोगरा की खुशबू, इसके छोटे से पूल में रात के उतरने वाला पूरा चांद, सब्जे की महक, एक गोशे में बनी वाकरी से बहने वाला छोटा सा आबशार, दूर कहीं बोलने वाले झींगर की जाएं जाएं और रात की पुरफुसू खामोशी। ऐसे में इंसान खुद माहौल का हिस्सा बनकर इसमें गुम हो जाता है। मैं भी गुम हो जाती थी और अब भी मेरा दिल चाहता है कि मैं इस माहौल का हिस्सा बनकर थोड़े अरसे के लिए अपने आप को इसमें गुम कर दूं। बस इसलिए मेरा वहां जाने को जी चाहता है थोड़े दिनों के लिए, फिर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ वहाँ मेरी यादों का कब्रिस्तान भी है जो मुझे अपनी तरफ बुलाता है। मैं जाती हूँ, फिर इनसे फरार होकर यहाँ जिंदू की दुनिया में वापस आ जाती हूँ और इस दुनिया में मेरे लिए जो सबसे बड़ी खुशी है वो बीनी है। अगर आप लोग इसे मेरे पास रहने देते हैं तो मैं इसकी खातिर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर कहीं गई तो इसकी देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके और आप लोगों से इजाज़त लेकर जाऊंगा। इजाज़त मिली ठीक, ना मिली तो नहीं जाऊंगी। बीनी बहरहाल मेरे लिए अहम होगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। रबिया के बयान के दौरान कोर्ट में मुकम्मल खामोशी थी। इनके बयान में शामिल जज्बात ने सबको ही मुतासिर किया। अब सब खामोश होकर फैसले का इंतजार कर रहे थे। जज और जूरी के दरमियान कुछ मशवरे हुए। इसके बाद जूरी अरकान ने अपना अपना फैसला लिखकर जज के हवाले किया और फिर जज ने चश्मे की ओर से कोर्ट का जायजा लेते हुए बोलना शुरू किया। मिस रबिया, आपने जो कुछ भी कहा इससे बहुत से सवालात हमारे जहन में आए हैं, इन पर बात करनी पड़ेगी। आपकी मोहब्बत और खुलूस जो बेंसन के लिए है इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। आप बेंसन के लिए एक अच्छी माँ और वो आपके लिए एक प्यारा बेटा साबित हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत किसी सबूत की मोहताज भी नहीं है। लेकिन इस मुल्क के कुछ कवानीन हैं जिसके हम सब पाबंद हैं। पहली बात तो ये है कि एक अमेरिकन बच्चा किसी गैर मुल्की को नहीं दिया जा सकता, और फिर आप लोगों के दरमियान तो ये सब कुछ एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें मजहब, कौमियत, नस्ल और कल्चर सब कुछ शामिल है। दूसरी बात यह है कि आपकी आमदनी के कोई ज़राए नहीं है, आप इसके अखराजात कैसे उठाएंगे। तीसरी बात ये, आप यहाँ खुद अपने भाई की फैमिली के साथ रह रही हैं, वहाँ बेंसन की गुंजाइश कैसे निकल सकती है। इसके रहने के लिए एक माकूल हैश का भी जरूरी होगी, वो आप इसे कैसे दे सकती है। क्या ये सब कुछ आप कर सकेंगे मिस रबिया? जज ने सवाल कर डाला तो रबिया कुछ बोल ही नहीं पाई, सिवाय मायूसी के उसकी तरफ देखने के। ये सब तो मैं इसे नहीं दे पाऊंगी योर ऑनर। बस मेरे पास तो एक ही चीज़ का खजाना है और वो है मोहब्बत। इसमें कोई कमी महसूस नहीं होगी इसको, और मेरा ख्याल है कि शायद यही वो चीज़ है जो इसको यतीम खाने में, मेरा मतलब है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, कभी नहीं मिल सकेगी, जबकि इसको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। जज ने अपने चश्मे के ऊपर से फिर इसको बेगौर देखा, सर हिलाया और फिर अपने लिखे हुए कागजात की तरफ झुककर बोलना शुरू कर दिया। इस वक्त बेंसन की जो कैफियत है वो गैर मामूली है, इतनी कि एक 7 साल बच्चे ने खुदकुशी की धमकी दे डाली है। कोर्ट और जूरी के लिए यह अहम है कि बच्चे की ज़िंदगी को खतरात से बचाएं और इसकी बेहतर ज़िंदगी के लिए मुनासिब इक़दाम करने की कोशिश करें। इसके लिए हमारा फैसला ये है कि बेंसन को आपके साथ रहने की इजाज़त दे दी जाए। जज के इतना कहने पर ही कोर्ट एक दबे दबे शोर से गूंज उठी। रबिया ने भरी हुई आंखों से बीनी को गले से लिपटा लिया। अयाना और जाय ने भी उठकर इन दोनों को गले लगाकर खुशी का इजहार किया, लेकिन जज की आवाज़ फिर गूंजी। इस फैसले के साथ कुछ दूसरे सानवी फैसले भी हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये अदालत फौरी तौर पर अमेरिकन सिटीजनशिप देने की सिफारिश करती है, और ये भी सिफारिश करती है कि वो घर जो बेंसन की माँ का है बाकायदा बेंसन के नाम करवा दिया जाए, और मिस रबिया को इस घर में और बेंसन की केयर टेकर के तौर पर वहाँ मुस्तकिल रहने की इजाज़त दी जाए। बेंसन के अखराजात के लिए एक माकूल रकम सोशल सिक्योरिटी के तौर पर जारी की जाएगी जिससे इसके अखराजात पूरे हो सके। पेंशन और रबिया का मेडिकल इंश्योरेंस स्टेट की जिम्मेदारी होगी। रबिया कम से कम 5 साल तक अपने मुल्क नहीं जा सकेंगी ताकि बेंसन की देखभाल में कोई मसला ना हो। इसके बाद भी वो इजाज़त लेकर जाने की पाबंद होगी। मुतल्लिका इदारे के लोग अक्सर और बेशतर इनके घर जाकर इंस्पेक्शन करने के पाबंद होंगे। अगर इन दोनों को कोई परेशानी हो या कोई मसला हो तो वो उनकी मदद कर सके। बेंसन का मजहब वही होगा जो इसके माँ बाप का था। रबिया इसको कभी भी किसी और मजहब की तरगीब नहीं देंगे। इस सिलसिले में चर्च इनकी मदद करेगा। जज ने फैसला सुनाकर कागजात पर दस्तखत किए और अदालत बर्खास्त हो गई। बीनी इनके गले से लिपटा हुआ था और इनकी आंखें भीग रही थी। इन्हें वो सब पूरी तरह याद आ रहा था। अपना घर, साफ सुथरे चमकते दमकते घर की एक मखसूस ताजगी की खुशबू, लान में फूलों की महक, चांदनी रात का जादू, सारा की याद, सलमान की याद, वो सब इन्हें बुरी तरह याद आ रहा था। पिछले कई दिनों से इनका दिल वहां जाने को मचल रहा था और वो जाने की प्लानिंग भी कर चुकी थी, लेकिन बीनी की मोहब्बत के हसार ने इन्हें पाबंद कर दिया कि वो कम से कम 5 साल तक वहां ना जा सके। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और अगले मराइल की तैयारी के लिए मुतल्लिका इदारों के लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ी।
अयाना और जाय को भी उन्होंने घर की सफाई और बीनी की नैनी के तौर पर मुतारिफ करा दिया ताकि मुस्तकबिल में वो दोनों भी उनके साथ रहना चाहें तो रह सके, क्योंकि वो दोनों भी बीनी को बहुत प्यार करती थी और तन्हा और बेघर भी थी। अजब मसला था इस घर में। बीनी के साथ 3 ख़वातीन थी और तीनों अलग अलग मजहब की अलंबरदार। रबिया मुस्लिम थी, जाय गौतम बुद्ध की मुकल्लद और अयाना के देवी देवताओं रवांडा में कहीं रह गए थे, इसलिए फिल वक्त इसका कोई मजहब नहीं था। और इन तीनों के दरमियान बीनी था जिसके वालिदैन मजहब के एतबार से क्रिश्चियन थे। हर एतवार को नज़दीकी चर्च से एक बाबा आता जो बीनी को चर्च ले जाता, क्योंकि वो अकेला नहीं जाता था, इसलिए रबिया को इसके साथ जाना पड़ता था। वहाँ दुआ वगैरह होती जो बीनी भी इसके साथ दोहराता और फिर वो घर आ जाते जहाँ अयाना और जाय ने मिलकर बहुत अच्छा ब्रंच तैयार करके रखा होता। ब्रंच के दौरान ये एक ऐसा मौका होता जब बीनी की शोही और शरारतें अरूज पर होती और वो तीनों भी इसके साथ हंसने और बोलने में अपने सारे गम भूलती जाती। रबिया इसके साथ दोबारा सारा का बचपन जी रही थी। जाय के लिए तो वो बना बनाया इसका किम था जो एयरपोर्ट वाली हाईवे पर इस गोलियों का शिकार बनकर उस वक्त जुदा हो गया था, लेकिन यहाँ बीनी की शक्ल में दोबारा इसकी बाहों में आ गया था। और अयाना के लिए वो बच्चा था जिसको इसने कोजू के साथ मिलकर अपने हाबू में देखा था। आज सरापा अपने सामने देखकर वो इसे खुशी से निडाल हो रही थी। इन तीनों के दरमियान वो एक ऐसी डोर था जिसने इन तीनों को मोहब्बत की गिरा से जोड़ रखा था। सच है, मोहब्बत ही है जो फातेह आलम है। रबिया, हम दोनों सोच रहे हैं कि हम दोनों को भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसे कब तक तुम पर बोझ बनकर रहेंगे। तो मैंने सोचा है कि बाहर निकल कर किसी स्टोर पर कोई जॉब तलाश कर लूँ। 8 घंटे की जॉब से इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि मैं इस घर के अखराजात में अपना हिस्सा डाल सकूँ। अयाना ने नाश्ते की टेबल पर अपना ख्याल का इजहार किया तो जाय ने भी ऐसी ही बात बताई। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बेबी सिटिंग कर लेती हूँ, आसपास की ख़वातीन जॉब करने जाती हैं, इनसे पूछ लेती हूँ, 4-5 बच्चे भी मिल गए तो फिर हमें अखराजात के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। क्या ख्याल है? जाय ने भी अपनी बात की और वो दोनों रबिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। बहुत अच्छी बात है, अयाना का तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बेबी सिटिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस लेने के लिए इसका बाकायदा कोर्स करना होगा। इसकी फ़ीस भी देनी होती है, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन बहरहाल देना पड़ती है। वो कैसे अरेंज होगी? उन्होंने पूछा। ओह, ये तो मुश्किल काम है, फ़ीस के पैसे कहाँ से आएंगे? चलो फिर मैं अयाना की तरह किसी स्टोर पर जॉब कर लेती हूँ। जाय ने मुंह लटकाया तो रबिया मुस्कुराई। बात दरअसल ये है कि स्टोर पर 8 या 10 घंटे की जॉब करके इतने पैसे नहीं मिलते जितने बेबी सिटिंग में मिलते हैं। फिर इससे आमदनी पर टैक्स भी नहीं है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? रबिया ने कहा तो जाय की आंखें खुशी का सितारा बनकर चमकी। क्या ये मुमकिन है रबिया? अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं वो सारा लोन बहुत थोड़े अरसे में उतार दूंगी। ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ। तुम ज़रा नेट पर इस कोर्स का जायज़ा लो, कितने अरसे का है और फीस कितनी है। फिर मैं भाई से इन पैसों की बात कर लूँगी। मैं चाहूँगी कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर जाओ। फिर इन तीनों ख़वातीन ने मिलकर बीनी की मोहब्बत की डोर से अपने आप को बांध लिया और ज़िंदगी आगे की तरफ चल पड़ी।